Hello everyone, welcome back on my YouTube channel. Sample size determination part 3rd. Power analysis, effect size and G power from how many to why this many. हमने पार्ट 1 में समझा कि सैम्पल साइज क्या होता है और सैम्पल साइज को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। पार्ट 2 में हमने देखा कि स्लोविन, यामिन, कॉकरोल और क्रेजी एंड मॉर्गन की मदद से सैम्पल साइज कैलकुलेट कैसे किया जाता है। लेकिन अब एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या हर रिसर्च में हम बस कोई फॉर्मूला लगाकर सैम्पल साइज डिसाइड कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नो। सपोज मैं कहती हूँ कि मेरी रिसर्च में मुझे 300 रिस्पोंडेंट चाहिए। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि 300 ही क्यों, 200 क्यों नहीं, 500 क्यों नहीं? तो यहीं से आता है हमारा आज का कॉन्सेप्ट, पावर एनालिसिस। आज हम फॉर्मूला याद नहीं करेंगे, हम समझेंगे कि सैम्पल साइज के पीछे की स्टैटिस्टिकल लॉजिक क्या है। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए इसको एक सिंपल रिसर्च एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैं 100 एम्प्लॉय से डेटा कलेक्ट करती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि जो रिलेशनल लीडरशिप है, जिसको हम इंक्लूसिव लीडरशिप भी कहते हैं, का एम्प्लॉय वेलबींग के साथ रिलेशनशिप है या नहीं। अब मान लीजिए पॉपुलेशन में वास्तव में रिलेशनशिप है, लेकिन मेरा सैंपल बहुत छोटा है, तो हो सकता है कि मेरे सैंपल में वह रिलेशनशिप क्लियरली दिखाई ही ना दे और फिर स्टैटिस्टिकल टेस्ट कह सकता है कि नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप। लेकिन इसका मतलब हमेशा यह नहीं है कि रिलेशनशिप है ही नहीं। हो सकता है कि मेरा सैंपल उस इफेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए पर्याप्त ही नहीं था। यही प्रॉब्लम हमें समझाती है कि सिर्फ सैंपल साइज कैलकुलेट करना एनफ नहीं है। हमें यह भी देखना है कि हमारा सैंपल इफेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए सफिशिएंटली पावरफुल है या नहीं। और यही आता है पावर एनालिसिस का कॉन्सेप्ट। सो व्हाट इज पावर एनालिसिस? पावर एनालिसिस मीन्स कैन माई स्टडी डिटेक्ट द इफेक्ट आई एम लुकिंग फॉर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहती हूँ कि इंक्लूसिव लीडरशिप और एम्प्लॉय वेलबींग के बीच रिलेशनशिप है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट है, मैं जो भी स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज़ करूँ वो उस रिलेशनशिप को डिटेक्ट कर पाए। अगर इफेक्ट बहुत छोटा है तो उसे डिटेक्ट करने के लिए जनरली ज़्यादा रिस्पोंडेंट चाहिए, और अगर इफेक्ट बड़ा है तो उसे डिटेक्ट करना कंपैरेटिवली आसान होता है। तो पावर एनालिसिस बेसिकली हमें बताता है कि गिवन द एक्सपेक्टेड इफेक्ट कितने रिस्पोंडेंट चाहिए ताकि हमारा टेस्ट उस इफेक्ट को डिटेक्ट कर सके। बस यही बेसिक आइडिया होता है पावर एनालिसिस। इफेक्ट साइज। पावर एनालिसिस को समझने के लिए सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है और वो है इफेक्ट साइज। इफेक्ट साइज का सिंपल मतलब है कि इफेक्ट कितना बड़ा है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मैं पढ़ना चाहती हूँ कि ट्रेनिंग प्रोग्राम एम्प्लॉय परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है या नहीं। अगर ट्रेनिंग लेने वाले एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस थोड़ा सा ही इम्प्रूव हुआ है तो इसका मतलब इफेक्ट छोटा है। अगर इम्प्रूवमेंट क्लियरली दिखाई देता है तो इफेक्ट मीडियम हो सकता है। लेकिन अगर परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा डिफरेंस आया है तो इसका मतलब क्या है कि जो इफेक्ट है वो लार्ज है। सो इट मीन्स इफेक्ट साइज टेल्स अस द मैग्नीट्यूड ऑफ द इफेक्ट। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। स्मॉलर इफेक्ट मीन्स मोर सैंपल नीडेड एंड लार्जर इफेक्ट मीन्स लेस सैंपल में बी नीडेड, क्योंकि छोटे इफेक्ट को डिटेक्ट करना स्टैटिस्टिकली ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस इज इक्वल टू और नॉट इक्वल टू इफेक्ट साइज। यह कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली पीएचडी रिसर्चर के लिए। बहुत बार हम देखते हैं कि रिसर्चर कहता है कि जो पी वैल्यू वो सिग्निफिकेंट है इसलिए इफेक्ट स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये नेसेसरली ट्रू नहीं है। मान लीजिए हमारे पास बहुत बड़ा सैंपल है, वी कैन से 5000 रिस्पोंडेंट, तो एक बहुत छोटा रिलेशनशिप भी स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पी वैल्यू लेस देन 0.001 हो सकती है, लेकिन इफेक्ट प्रैक्टिकली बहुत छोटा हो सकता है। इसलिए हमें तो अलग चीज़ें समझनी है। जो पी वैल्यू यानी कि जो स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस है वो बताता है कि जो इफेक्ट है वो डिटेक्टेबल होना चाहिए अंडर द टेस्ट। मतलब हम जो भी टेस्ट यूज़ कर रहे हैं, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, उसमें जो पी वैल्यू है, प्रोबेबिलिटी वैल्यू है, जो हमारा सिग्निफिकेंस वो दिखना चाहिए। लेकिन इफेक्ट साइज हमें बताता है कि जो हमारा इफेक्ट है वो कितना है, वो लार्ज है, मीडियम है या स्मॉल है।
इसलिए रिसर्च पेपर में सिर्फ पी वैल्यू रिपोर्ट करना एनफ नहीं होता, जहाँ एप्रोप्रिएट हो इफेक्ट साइज भी रिपोर्ट करना चाहिए। स्टैटिस्टिकल पावर, पावर इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिटेक्टिंग अ ट्रू इफेक्ट। अगर वास्तव में इफेक्ट मौजूद है तो हमारा स्टैटिस्टिकल टेस्ट उस इफेक्ट को डिटेक्ट करने की कितनी संभावना रखता है, यही हमारी होती है पावर। सपोज पावर इज 80%। इसका मतलब यह नहीं है कि आपके हाइपोथेसिस के 80% चांसेस हैं करेक्ट होने की, और यह भी नहीं है कि रिजल्ट 80% सिग्निफिकेंट होगा। इसका सिंपल सा मतलब ये है, अंडर द स्पेसिफाइड अजम्पशन इफ अ ट्रू इफेक्ट एग्जिस्ट द टेस्ट हैज़ एन अप्रॉक्सीमेटली 80% प्रोबेबिलिटी ऑफ डिटेक्टिंग इट। इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन एक टॉर्च है और सामने एक ऑब्जेक्ट है। एक टॉर्च बहुत वीक है तो ऑब्जेक्ट मौजूद होने के बावजूद आप उसे क्लियरली नहीं देख पाएंगे, लेकिन अगर टॉर्च सफिशिएंटली पावरफुल है तो उसे डिटेक्ट करना आसान होगा। स्टैटिस्टिकल पावर भी कुछ इसी तरह काम करती है। यह हमारी स्टडी की एबिलिटी है कि वह ट्रू इफेक्ट को डिटेक्ट कर सके। वॉट कंट्रोल सैम्पल साइज, एक सैम्पल साइज को क्या कंट्रोल करता है? हमारा जो रिक्वायर्ड सैम्पल साइज है वो मेनली इन चीज़ों से इफेक्ट होता है। फर्स्ट है इफेक्ट साइज। अगर एक्सपेक्टेड इफेक्ट छोटा है तो सैम्पल जनरली ज़्यादा चाहिए। सेकंड है पावर। अगर हम 80% की जगह 90% पावर चाहते हैं तो जनरली हमें लार्जर सैम्पल चाहिए। थर्ड इज़ अल्फ़ा। कॉमनली हम 0.05 अल्फ़ा यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हम ज़्यादा स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया चाहते हैं जैसे कि 0.01 तो जनरली सैम्पल रिक्वायरमेंट बढ़ सकती है। द फोर्थ इज़ स्टैटिस्टिकल टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कोरिलेशन कर रही हूँ तो कैलकुलेशन अलग होगी, मल्टीपल रिग्रेशन के लिए अलग होगी और अनोवा के लिए अलग होगी। इसलिए एक ही सैम्पल साइज नंबर हर स्टैटिस्टिकल टेस्ट पर अप्लाई नहीं किया जा सकता। लेट्स अंडरस्टैंड टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एयरपोर्ट सिक्योरिटी में एक पर्सन को चेक किया जा रहा है। अगर इनोसेंट पर्सन को सस्पिशियस मान लिया तो यह एक तरीका फॉल्स पॉजिटिव है, जिसको हम रिसर्च में टाइप 1 एरर से रिलेट कर सकते हैं। टाइप 1 एरर का मतलब होता है जब हम ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं, जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। और टाइप 2 एरर क्या होता है? जब हम फॉल्स नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिसको हम बीटा से डिनोट करते हैं। मतलब इसके अपोजिट सिचुएशन, अगर वास्तव में सस्पिशियस पर्सन है लेकिन सिक्योरिटी सिस्टम उसे डिटेक्ट नहीं कर पाया तो ये क्या है? फॉल्स नेगेटिव है। ये टाइप 2 एरर है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। और पावर क्या होती है? पावर इक्वल टू 1 माइनस बीटा। अगर बीटा कम होगा तो पावर ज़्यादा होगी। यही रीज़न है कि एडिक्वेट सैम्पल साइज इम्पोर्टेंट है। फ्रॉम पावर एनालिसिस टू जी पावर। अब नेचुरली क्वेश्चन आता है, ठीक है कॉन्सेप्ट समझ गए, लेकिन एक्चुअल सैम्पल साइज कैलकुलेट कैसे करेंगे? इसके लिए एक बहुत यूज़फुल सॉफ्टवेयर है जी पावर। जी पावर हमें पावर एनालिसिस परफॉर्म करने में हेल्प करता है। मान लीजिए मुझे मल्टीपल रिग्रेशन करनी है। मैं सॉफ्टवेयर को बताऊंगी कि मैं कौन सा स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज़ कर रही हूँ, एक्सपेक्टेड इफेक्ट साइज क्या है, अल्फ़ा कितना है, पावर कितनी चाहिए और कितने प्रेडिक्टर्स हैं। फिर सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करके बताएगा मिनिमम रिक्वायर्ड सैम्पल साइज कितना होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिए, जी पावर सिर्फ कैलकुलेटर है। ये डिसाइड नहीं करता कि आपके लिए इफेक्ट साइज क्या होना चाहिए और क्या कौन सा टेस्ट सही है। वह मैथोडोलॉजिकल डिसीजन रिसर्चर को ही करना होता है। रियल रिसर्च एग्जाम्पल। अब इसे अपनी रिसर्च सिचुएशन से कनेक्ट करते हैं। सपोज मेरा रिसर्च क्वेश्चन है, डज इंक्लूसिव लीडरशिप, रिलेशनल लीडरशिप प्रेडिक्ट एम्प्लॉय वेलबींग? और मैं मल्टीपल रिग्रेशन यूज़ करने वाली हूँ। मान लीजिए मेरे पास 5 प्रेडिक्टर्स हैं। अब लिटरेचर या प्रीवियस रिसर्च से मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेड इफेक्ट मीडियम रेंज में हो सकता है। मैं इलस्ट्रेशन के लिए एफ स्क्वायर्ड इक्वल टू 0.15 एज्यूम करती हूँ। मैं अल्फ़ा रखती हूँ 0.05 और पावर रखती हूँ 0.80। अब ये वैल्यू जी पावर में एंटर करने के बाद सॉफ्टवेयर हमें मिनिमम रिक्वायर्ड सैम्पल साइज देगा। यह सबसे इम्पोर्टेंट बात नंबर याद रखना नहीं है, इम्पोर्टेंट है यह समझना है कि सैम्पल साइज अब मेरे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से डायरेक्टली कनेक्टेड है। मैं यह नहीं कह रही कि मुझे 300 रिस्पोंडेंट अच्छे लगते हैं इसलिए 300 ले लिए।
मैं कह रही हूँ कि मेरे प्लान्ड एनालिसिस, एक्सपेक्टेड इफेक्ट अल्फा और डिजायर्ड पावर के बेस पर मिनिमम सैंपल इतना है। वेयर डज इफेक्ट साइज कम फ्रॉम? आखिर ये इफेक्ट साइज आता कहाँ से है, समझते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जी पावर में इफेक्ट साइज की वैल्यू कहाँ से आएगी? ये वैल्यू रिसर्चर अपनी कन्वीनियंस से नहीं चुन सकता। सपोज अगर मैं लार्ज इफेक्ट चूज कर दूं तो रिक्वायर्ड सैंपल छोटा हो सकता है, लेकिन अगर वास्तविक इफेक्ट छोटा है तो मेरी स्टडी अंडर पावर हो सकती है। इसलिए इफेक्ट साइज आइडियली हमें कहाँ से लेना चाहिए? प्रीवियस एम्पेरिकल स्टडीज से, मेटा एनालिसिस से और पायलट स्टडी से, या स्ट्रॉन्ग थ्योरेटिकल एंड एम्पेरिकल जस्टिफिकेशन से। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रीवियस स्टडीज कंसिस्टेंटली मॉडरेट इफेक्ट रिपोर्ट कर रही हैं तो रिसर्चर उस एविडेंस के बेस पर इफेक्ट साइज अजम्पशन कर सकता है। याद रखें, कन्वीनियंस शुड नॉट डिटरमाइन इफेक्ट साइज इफ एविडेंस शुड। मिनिमम सैंपल वर्सेस टारगेट सैंपल। अब एक बहुत प्रैक्टिकल चीज़ समझते हैं। सपोज जी पावर ने हमें मिनिमम सैंपल 200 रिकमेंड किया है, तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें एग्जैक्टली 200 लोगों से डेटा कलेक्ट करना चाहिए? नॉट नेसेसरली, क्योंकि हर व्यक्ति रिस्पॉन्स नहीं देगा। सपोज हमें लगता है कि रिस्पॉन्स रेट अप्रॉक्सीमेटली 80% रहेगा, ठीक है, ये हमारी अप्रॉक्सीमेशन है। आपका रिस्पॉन्स रेट ऑनलाइन सर्वे में 30% 40% भी हो सकता है, तो आप उसके बेस पर लेंगे। तो हमें 200 यूजेबल रिस्पॉन्स चाहिए, यानी कि मिनिमम कितने चाहिए? 200। इसलिए हम कैलकुलेट करेंगे 200 डिवाइडेड बाय 0.80 इक्वल टू 250। सो हम अप्रॉक्सीमेटली 250 पार्टिसिपेंट अप्रोच कर सकते हैं ताकि हमें लगभग 200 यूजेबल रिस्पॉन्स मिल सके। इसलिए रिसर्च में दो टर्म डिस्टिंग्विश करना इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट मिनिमम रिक्वायर्ड सैंपल और सेकंड टारगेट सैंपल, यानी कि इनवाइटेड सैंपल। यह डिफरेंस थीसिस राइटिंग में बहुत यूजफुल है और ये आपको पता भी होना चाहिए, डिफरेंस बिटवीन मिनिमम सैंपल वर्सेस टारगेट सैंपल। नाउ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हियर इज विच मेथड शुड यू यूज़? अगर आपकी रिसर्च सिंपल डिस्क्रिप्टिव सर्वे है और पॉपुलेशन नोड है तो यामीन या कोकरोन जैसी अप्रोचेस अप्रोप्रिएट हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन अजम्पशंस। अगर फाइनाइट पॉपुलेशन है तो कोकरोन के साथ एफपीसी कंसीडर किया जा सकता है। अगर आपको क्विक रेफरेंस चाहिए तो क्रेजिसी और मॉर्गन टेबल अवेलेबल है। लेकिन अगर आपका स्टडी हाइपोथेसिस टेस्टिंग पर बेस्ड है और आप रिग्रेशन, अनोवा, टी टेस्ट ये सिमिलर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर रही हैं तो पावर एनालिसिस ज़्यादा इंफॉर्मेटिव अप्रोच हो सकती है। और अगर मीडिएशन, मॉडरेशन या कॉम्प्लेक्स सैम है तो सैंपल साइज डिसीजन और भी केयरफुली करना चाहिए। ऐसी स्टडीज़ में केवल यह कहना कि सैंपल साइज 200 से ज़्यादा होना चाहिए एक स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन नहीं है। आपको अपने मॉडल और प्लान्ड एनालिसिस के हिसाब से सैंपल साइज जस्टिफिकेशन करना चाहिए। कॉमन मिस्टेक्स इन पावर एनालिसिस। मिस्टेक नंबर 1, रैंडमली चूजिंग इफेक्ट साइज। कई बार रिसर्चर सोचता है कि अगर मैं बड़ा इफेक्ट साइज डाल दूंगी तो सैंपल साइज कम आएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इफेक्ट साइज शुड बी जस्टिफाइड, नॉट सेलेक्टेड फॉर कन्वीनियंस। हमें प्रीवियस स्टडीज, मेटा एनालिसिस, पायलट स्टडी या थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन देखना चाहिए। सेकेंड मिस्टेक इज रॉन्ग स्टैटिस्टिकल टेस्ट। अगर आपकी एक्चुअल एनालिसिस मल्टीपल रिग्रेशन है तो सिर्फ इसलिए कोई दूसरा टेस्ट सेलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि उससे कन्वीनियंट सैंपल साइज मिल रहा है। जी पावर में वही टेस्ट सेलेक्ट करना है जो आपकी एक्चुअल प्लांट एनालिसिस से मैच करता है। थर्ड मिस्टेक इज अल्फा और पावर को कंफ्यूज करना। अल्फा और पावर बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। अल्फा रिलेट टू टाइप 1 एरर जबकि पावर रिलेट टू डिटेक्टिंग अ ट्रू इफेक्ट। सो 0.05 अल्फा और 0.80 पावर दो अलग इनपुट है। फोर्थ मिस्टेक, किसी दूसरे रिसर्चर्स जी पावर सेटिंग कॉपी करना। अगर किसी पेपर में लिखा है कि उन्होंने 10 प्रेडिक्टर्स एफ स्क्वायर इक्वल टू 0.15 और पावर 0.80 यूज़ किया है तो आप ब्लाइंडली वही वैल्यू अपनी रिसर्च में नहीं डाल सकते। आपके रिसर्च मॉडल में प्रेडिक्टर्स अलग हो सकते हैं और एक्सपेक्टेड इफेक्ट भी अलग हो सकता है। फिफ्थ मिस्टेक, सिर्फ फाइनल सैंपल साइज रिपोर्ट करना। यह लिखना कि द रिक्वायर्ड सैंपल साइज वॉज 200 इतना सफिशिएंट नहीं है। आपको यह भी बताना चाहिए कि 200 आया कैसे, विच टेस्ट, विच इफेक्ट साइज, विच अल्फा एंड विच पावर। अगर कोई टेस्ट स्पेसिफिक अजम्पशन या ट्रांसपेरेंसी रिसर्च को स्ट्रॉन्ग बनाती है। सिक्स्थ मिस्टेक, नॉन रिस्पॉन्स को इग्नोर करना। अगर आपको 200 यूजेबल रिस्पॉन्स चाहिए तो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ 200 लोगों को क्वेश्चनर भेजें।
रिस्पॉन्स रेट भी कंसिडर करना होगा। इसी से हमारा अगला कॉन्सेप्ट आता है मिनिमम एन वर्सेस टारगेट एन। हाउ टू रिपोर्ट जी पावर इन थीसिस। सबसे यूजफुल पार्ट अगर आप पीएचडी स्कॉलर हैं। सपोज आपने जी पावर से सैंपल साइज कैलकुलेट कर लिया, अब थीसिस में इसको कैसे लिखोगे? आप सिर्फ यह नहीं लिख सकते कि द सैंपल साइज वॉज डिटरमाइंड यूजिंग जी पावर। रिव्यूअर ये एग्जामिनर नेचुरली पूछ सकता है बेस्ड ऑन व्हाट। इसलिए मेथोडोलॉजी में आपको इम्पोर्टेंट अजम्पशन रिपोर्ट करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, विच स्टैटिस्टिकल टेस्ट डिड यू यूज, what effect size did you assume, what alpha level did you use and what statistical power did you target। और अगर आपके सेलेक्टेड टेस्ट में एडिशनल पैरामीटर हैं जैसे नंबर ऑफ प्रेडिक्टर्स, ग्रुप्स, ईटीसी, तो उन्हें भी रिपोर्ट कर सकते हैं। आप इस तरह लिख सकते हैं, And a prior power analysis was conducted using G power based on the planned statistical test and assumed effect size alpha is 0.05 and statistical power of 0.80. The analysis indicated a minimum required sample size of this respondent. लेकिन यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ब्लैंक में वही वैल्यू डालनी है जो आपके एक्चुअल जी पावर आउटपुट से आई है। एग्जाम्पल को कॉपी करके अपने थीसिस में 200 या कोई भी नंबर नहीं डालना। अगर आपके एनालिसिस में 5 प्रेडिक्टर थे तो वह भी रिपोर्ट किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द एनालिसिस वॉज कंडक्टेड फॉर अ मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल विद 5 प्रेडिक्टर्स एज्यूमिंग एन इफेक्ट साइज of f square is equal to 0.15, alpha 0.05 and power is equal to 0.80। और फिर the analysis indicated a minimum required sample size of dash। इस तरह आपका सैम्पल साइज जस्टिफिकेशन रिप्रोड्यूसिबल एंड डिफेंसिबल बन जाता है। फाइनल टेक अवे। तो आज की पूरे डिस्कशन को एक लाइन में याद रखिए, डोंट आस्क ओनली हाउ मेनी रिस्पोंडेंट डू आई नीड, instead ask how many respondent do I need to detect the effect I expect with adequate statistical power। और यही हमें बेसिक सैम्पल साइज फॉर्मूला से आगे ले जाता है पावर एनालिसिस और जी पावर की तरफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू देन यू कैन अप्रिशिएट मी बाय लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।